नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के नवम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में सूर्य एकादश भाव का स्वामी होता है। एकादश भाव का स्वामी होकर जब यह अपने से 11th हाउस मतलब लाभ स्थान में भाग्य भाव में बैठता है। देखिए यहाँ से अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वां भाव होता है लाभ का भाव, और नवम स्थान जो होता है कुंडली का वह होता है भाग्य स्थान। तो यह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ से नवम भाव होता है भाग्य का, इजी गोइंग चीज़ों का, नएपन का, नई शुरुआत का, धर्म का, आस्था का। तो इनसे संबंधित जितने भी गुण हैं और नवम भाव से संबंधित अन्य भी गुण, उसमें लाभ प्रदान होता है। उसके माध्यम से जातक को या इस व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सूर्य की समभाव राशि भी है। यहाँ पे राशि है बुध की, मिथुन राशि, जिसका कि स्वामी होता है बुध। बुध की राशि में सूर्य का बैठना, इट मीन्स कि अपने समभाव रखने वाले ग्रह की राशि में बैठकर यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ से अगर देखें तो सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, मेहनत का, शौर्य का। इनसे संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें भी व्यक्ति को पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी मित्र भाव की राशि है, धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी होता है गुरु, गुरु की अपनी राशि है। तो इससे संबंधित भी इसको पॉजिटिव फल प्रदान होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि भले ही ये लाभ स्थान का स्वामी होकर नवम भाव में स्थित है, मतलब भाग्य से संबंधित लाभ तो प्रदान कर रहा है, लेकिन सूर्य की दशा में नहीं करेगा, सूर्य के उम्र में नहीं करेगा। इट मीन्स 22वां साल और 44वां साल जो सूर्य के वर्ष होते हैं, इसमें विशेष रूप से कष्ट मिलेंगे व्यक्ति को। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। मेहनत और प्रयास के बाद भी सफलताएं नहीं मिल पाती। लेकिन ये जो भी रहेगा ये स्पेशली सूर्य की उम्र में ही रहेगा, 22वां साल या 44वां साल, अथवा सूर्य की महादशा में अथवा सूर्य की अंतर्दशा में। इसके अलावा जितना भी समय है वह लाभ प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य लाभ भाव का स्वामी होकर नवम भाव में स्थित है। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि हम बात कर चुके हैं कि जब भी सूर्य किसी भाव में बैठता है तो उसकी हानि करता है, उसको भस्म करता है, उसको जलाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर यह एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव का स्वामी होकर जब ये नवम भाव में स्थित होता है तो नवम भाव से संबंधित शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, लाभ प्रदान करने वाला हो जाता है, भाग्य से लाभ मिलने के योग बना देता है, लाभ से भाग्योदय होने के योग बना देता है। इजी गोइंग तरीका होता है, इजी गोइंग तरीके से वह व्यक्ति धन कमाता है या कम मेहनत में धन कमाता है। क्योंकि देखिए यहाँ से सूर्य की जो सीधी दृष्टि है वो तृतीय भाव पर भी है। तृतीय भाव इट मीन्स कि सूर्य की दृष्टि पोषण प्रदान करने वाली होती है। यहाँ पे पोषण प्रदान कर रहे हैं किसको? मेहनत के भाव को, परिश्रम के भाव को। तो यहाँ पर व्यक्ति को कम मेहनत में अधिक लाभ प्राप्त होगा। भाग्य की दृष्टि से ये सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होता है। देखिए सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। इन 3 भावों का कारक होता है। देखिए हम पहले बात कर चुके हैं भृगु संहिता के अनुसार कारको भाव नाशाय, ये एक नियम है जो 100% सही बैठता है। जब भी कोई कारक अपने भाव में बैठ जाता है, अपने कारक भाव में बैठ जाता है, तो उसकी हानि करने वाला बन जाता है। सूर्य नवम भाव का कारक होकर नवम भाव में बैठ रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़, सूर्य अपने आप में भी पृथकतावादी ग्रह होता है या अग्नि तत्व का ग्रह होता है, तीक्ष्ण ग्रह होता है। तो उस दृष्टि से भी देखें तब भी ये नवम भाव को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़, जैसे हमने अभी शुरुआत करी थी, देखिए कॉम्बिनेशन क्या बनना है कि धर्म भाव के कंटेंट्स रखने वाला ग्रह बैठा हुआ है। तो यह केवल नुकसान जो करेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो केवल अपनी दशा में ही करेगा।
वो भी किस नियम के आधार पर? कारको भाव नाशाय नियम के आधार पर करेगा। लेकिन इसके अलावा जो उसका समय होगा उसमें वह इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। अन्य दशाओं में, अपने मित्रों की दशाओं में, अपने समभाव रखने वाले ग्रहों की दशाओं में, जैसे बुध की दशा है, समभाव रखता है, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। चंद्रमा की दशा है, मंगल की दशा है, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु की दशा है, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन सूर्य अपनी दशा में अच्छे लाभ नहीं दिला पाएगा। दशम भाव के सापेक्ष देखें तब भी यह सूर्य अपने से द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव होता है व्यय का, हानि का। तो इस स्थिति में भी देखें तो दशम भाव के सापेक्ष यह सूर्य नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो इसकी राशि है वो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा सूर्य का मित्र होता है। तो यहाँ पे कारक भाव दशम भाव है और कारक ग्रह सूर्य है। और तीसरी चीज, कारक भाव में जो राशि पड़ रही है वो सूर्य की मित्र राशि है। तो इन तीनों ही दृष्टियों से अगर देखें तो सूर्य दशम भाव के सापेक्ष अगर बात करेंगे तो केवल अपनी ही दशा में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा अन्य जो दशाएं होंगी, सुमंगल की दशा होगी या फिर गुरु की दशा होगी या फिर बुध की दशा होगी, उन दशाओं में यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है, उन महादशाओं में अथवा उनकी अंतरदशाओं में। कंपैरेटिवली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मान लीजिए सूर्य की दशा में मंगल की दशा आ रही है अथवा राहु की दशा में मंगल की दशा आ रही है। राहु की दशा में मंगल की दशा आती है, चंद्रमा की दशा आती है, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगी जितने कि चंद्रमा में मंगल की दशा अगर आ जाती है, दोनों मित्रों की दशा अगर आ जाती है। देखिए बहुत डिटेल से अगर आपको देखना है, समझना है, तो आपको लघु पारश्री पे जाना होगा। हमने पूरी लघु पारश्री की एक सीरीज चलाई जिसमें बहुत विस्तार से सब चीज़ों की चर्चा करी है, सिद्धांतों की। तो दशम भाव के सापेक्ष यह व्यय भाव में है। थोड़ा सा व्यक्ति को परेशानी होगी प्रोफेशनली सेटल्ड होने में, स्पेशली सूर्य की अपनी दशा में। तीसरा, यह लग्न भाव का कारक है। लग्न भाव का कारक जब अपने से नवम स्थान पर, नवम भाव में बैठता है तो यह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। स्पेशली ये किसको रिजल्ट्स प्रदान करेगा? ये लग्न को प्रदान करेगा। सूर्य के जो कंटेंट्स हैं वो लग्न को प्रभावित करते हैं। इस सिचुएशन में सूर्य के कंटेंट्स होते हैं, ये धैर्य का कारक होता है, ये बुद्धि का कारक होता है, ये पर्सनैलिटी का कारक होता है, ये प्रभाव का कारक होता है, ये फेम का कारक होता है, मान प्रभाव और प्रतिष्ठा का कारक होता है, सम्मान का कारक होता है। इन सब से संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला सूर्य बन जाता है। इसके अलावा भी सूर्य के अन्य जो कंटेंट्स हैं उसमें भी सूर्य लग्न को सीधे रूप से प्रभावित करता है। तो ये इन जनरल अगर बात करें तो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत प्रभावित करने वाली होगी। बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन इन लोगों का बहुत अच्छा होगा, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोग अपने काम से प्रभावित कर लेते हैं दूसरों को। तो इस लिहाज से देखें तो ये बहुत पॉजिटिव होगा। देखिए चलिए अब उपाय की हम बात कर लेते हैं। इसके 9th हाउस में सूर्य की एक अच्छी प्लेसमेंट होती है, बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है ये। तो लाभ भाव का स्वामी होकर नवम भाव में बैठना और विशेष रूप से लाभ प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि जैसे हम बात कर चुके कि यहाँ से यह एकादश भाव में स्थित है, तो स्पेशली बहुत पॉजिटिव है। तो कोई बहुत आपको मेजर उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सूर्य की महादशा, अंतरदशा या सूर्य की उम्र जो 22 और 44 साल हमने कही है उसमें परेशानी उत्पन्न करने वाला होगा। तो इसके लिए सिंपली आप पूजा पाठ के माध्यम से अगर इसके उपाय करेंगे तो ये बहुत जल्दी फल प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि ये धर्म के स्थान में भी बैठा हुआ है। तो सूर्य को जल दे सकते हैं या फिर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। सूर्य के जाप और हवन भी कर सकते हैं। स्वयं अगर जाप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ किसी पंडित जी से बात करके, किसी योग्य ब्राह्मण से बात करके आप सूर्य के जाप और हवन करा सकते हैं। तो इसमें ये बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करेगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य तुला लग्न में यदि नवम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि तुला लग्न के दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।